कह रहा था कि भदरवा की वो सरजमीन है। मैं इसलिए भी कहा कि इस सरजमीन में जब भी यहाँ पे मैं आता हूँ, दिल चाहता है कि सर झुका के इसका एहतराम करूं, नमन करूं। ये वो सरजमीन है जिसने बड़े बड़े दानिश्वर पैदा किए, अदीब पैदा किए। ये जहानत और ये इल्म की धरती मानी जाती है। और आज से नहीं, शुरू से ही, आजादी से पहले भी यही इसकी विरासत रही और आजादी के बाद भी जो सबसे पहले डिग्री कॉलेज बने थे उनमें से भदरवा का कॉलेज था। और मुझे याद है, हम जब लड़कपन में थे तो पूरे इस खित्ते में अगर किसी को ग्रेजुएशन करनी होती तो मजबूरन चाहते ना चाहते, क्योंकि दूर दराज का पहाड़ी जिला है, तब तो अरसवाई जिला था, पहाड़ों से उतर करके भदरवा आना पड़ता था दाखिला लेने के लिए। और इसलिए भदरवा जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान की तारीख के साथ जुड़ा हुआ एक कस्बा है। इसकी अपनी एक कुदरती खूबसूरती भी है। और आज आपके बीच रहते हुए मुझे दो एक बातों के लिए और भी खास एक तसल्ली भी महसूस हो रही है, सुकून भी, कि ये बड़ा पवित्र महीना है। अभी बैसाखी का पर्व हुआ है, होली आने वाला है, और दूसरी तरफ रमजान का महीना, थोड़ी देर में इफ्तारी का वक्त। और इस मजमूई तहजीब का प्रतीक बेहतरीन अगर कोई रहा तो ये कस्बा भदरवा का। यहां सभी मजहबों के लोग मिलजुल कर रहते रहे। और मैं ये बात आज चूंकि एक सियासी चुनाव है इसलिए भी आपके जहन में ताजा करना जरूरी समझता हूं कि मोदी जी ने उसी मजमूई तहजीब को प्राथमिकता देते हुए, तरजीह देते हुए सियासी कामकाज कैसे निभाया जाता है वो रास्ता दिखाया है। और ये बात मैं महज कोई सियासी तकरीर करने के लिए नहीं कह रहा, क्योंकि अक्सर हमें लगता है कि सियासतदान 10-10 तकरीरें करते हैं सुबह से शाम तक। सुबह जो उसने तकरीर की होती है सियासतदान भी भूल जाता है और हम भी कहते हैं ये भूलने लायक ही है। लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो ठोस सबूत और प्रमाण के आधार पर। मिसाल के तौर पर जब हमारी बहनों के घर गैस के सिलेंडर बांटे गए तो ये ना पूछा गया कि घर हिंदू का है कि मुसलमान का है। एक भी बहन अगर हाथ खड़ा करके कह दे तो मैं अपनी बात वापस ले लूंगा। पूछा किसी से नहीं। जब कच्चे मकान पक्के में तब्दील किए गए तो डीसी साहिबान को फरिस्त दी गई और कहा कि कोई मकान कच्चा ना रहे। ये ना पूछा गया कि मकान हिंदू का कि मुसलमान का है, ब्राह्मण का कि ठाकुर का। और ये भी ना पूछा गया कि पिछली बार किस पार्टी को वोट दिया था। और ये भी ना कहा गया कि अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया तो नहीं बनेगा। एक इंसाफ पसंद कामकाज करने का सलीका, एक न्यायपूर्वक कार्यशैली, ये मोदी जी ने 10 सालों में कायम करने की कोशिश की है। ये सिर्फ जनहित के स्कीमें ही नहीं है जो यहां पहुंची, इन्होंने हमारी तहजीब बदलने का काम किया है, हमारी राजनीतिक संस्कृति बदलने का काम किया, हमारी मानसिकता, हमारी सोच, हमारा एक दूसरे को देखने का नजरिया बदलने का काम किया है। ये मैं बातें इसलिए कह रहा हूं कि अक्सर सियासी संवाद में ये बातें कम आती हैं, लेकिन ये चूंकि दानिश्वरों का शहर है, शायद कभी कोई मुताला करेगा। वजीर आजम बनने के 3 महीने के बाद लाल किले से जो पहला तकरीर करते हैं मोदी जी, तो कहते हैं कि मेरा पहला काम रहेगा बहनों के लिए टॉयलेट बनाना। मैं गलत नहीं कह रहा, गलत कह रहा हूं, और आज गलत कहने का जमाना भी नहीं रहा। ये हमारे मीडिया के दोस्त इससे पहले कि मैं अपनी बात मुकम्मल करूं अपने हाथ से जेब से छोटा सा यंत्र निकालते हैं, गूगल दबाते हैं और तस्दीक करते हैं कि सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है कि 2014 में यौम आजादी के दिन ऐसा कहा भी था वजीर आजम ने कि नहीं। तो ये बात इसलिए भी भदरवा में खड़े होकर के कहनी जरूरी है कि इसी जगह को लेकर के एक बात बड़ी मशहूर हुआ करती थी जब हम कम उम्र थे, कि यहाँ के लीडरान यहाँ पर एक बयान देते हैं
जम्मू में दूसरा देते हैं, दिल्ली में तीसरा देते हैं और तीनों बयान बिक जाते हैं। तो 3 अवाम को ठग लेते हैं और वोट भी बटोर लेते हैं। 2-1 अखबारें निकलती थी, 4 दिन के बाद घर पहुंचती थी, पढ़ने वाले भी कम ही होते थे, कोई पढ़ के सुनाता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। जो मैं बात कह रहा हूं, हमारे दोस्त इसी वक्त मुल्क के कोने कोने तक पहुंचा देंगे, और अगर मुझे नहीं छुड़ी हो तो सारी दुनिया में पहुंचा देंगे। खुदा माफ करे। आज सदाकत से, सच्चाई से हकीकत बयान करने का तर्क तथ्य तुलना, तब आपको समझ आएगा कि पहले क्या था और आज क्या है। हमने वो जमाना देखा, कांग्रेस का दौर, जब पानी की नालियां भी बिस्ती थी तो ये कहा जाता था कि साहब ये बस्ती छोड़ देना, ये हमें वोट नहीं देती, ताकि थोड़े से परेशान हो फिर आकर के कहें, और फिर उनको रुला करके पानी का नल का नया। मोदी जी ने कहा हर घर में जल, ये नहीं पूछा घर किसका है। और जब टॉयलेट की बात की तो 10 करोड़ 12 करोड़ घरों में टॉयलेट बन गए, एक घर नहीं रहा। और ये मैंने इसलिए कहा कि तहसीब बंदी है कि ये बात वो लोग समझेंगे जो इसकी सहूलत समझते हैं, या वो लोग समझेंगे जिन्होंने वो जमाना देखा जब ये सहूलत उनको मुयस्सर नहीं थी। हमने देखा हमारे घर की बड़ी कोई ताई, कोई कुछ सुबह 4:30 बजे उठ करके खेतों में जाती थी। हम बच्चे थे, समझ नहीं आता था कहां जा रही है, पूछे तो कोई जवाब नहीं, ना वो कह सकती थी। हम कई बरस लग के बाद में समझे क्या था ये, कितना अत्याचार, कितना जुल्म वो अपने साथ करती थी। 70 साल आजादी को हो गए, इतनी सरकारें आई, इतनी गई, इतने MP आए, इतने गए, इतने जनप्रतिनिधि आए, इतने गए। हमारी किसी बहन ने ये अपना दर्द बयान नहीं किया, और हम मर्दों ने उसकी तर्जुमानी भी नहीं की, क्योंकि हमारे यहाँ परवरिश ऐसी होती है, चाहे हिंदू है कि मुसलमान है कि ब्राह्मण है कि बेटी को उसी तरह से पाला जाता है, सहनशीलता की मूर्ति बना करके। बचपन में माँ बाप के आगे नहीं बोलती, बड़े होकर के ससुराल के आगे नहीं, फिर अधेड़ होकर के बच्चों के आगे। लेकिन वो दर्द जो उसने बयान नहीं किया, वो दर्द जो हमने भी नहीं पहुंचाया, वो मोदी जी ने समझा। और इसलिए ये नारी शक्ति आज 19 अप्रैल का इंतजार कर रही है। और ये बात मैं इसलिए हौसले के साथ कह रहा हूं, यकीन और विश्वास के साथ कह रहा हूं, कि कल ही जब मुझे कोई कहने आया कि कांग्रेस के फलां लीडरान आपके बारे में ऐसा कुछ कह रहे हैं कि हाँ वोट ना डालिए, तो मैंने कहा उनको कह दीजिए, बेशक कहें, लेकिन कभी उनको ये भी पूछिएगा कि उन्हें अपने घर में अपनी माता, अपनी बहन को पूछा कि क्या वो उनको वोट डाल रही है, क्योंकि मुझे लगता है वो भी मोदी जी को ही वोट डालेगा। और ये वोट सिर्फ पार्टी के लिए नहीं है, ये उस तहजीब जो नई कायम की है मोदी जी ने, और यही दरअसल एक जमहूरियत का तकाजा है, लोकतंत्र का भाव है। 60-70 बरस हम खानदानी राज को ही जमहूरियत समझते बैठे और पुष्ट दर पुष्ट वोट देते रहे। कोई ऐसा दौर ना गुजरा, कोई ऐसा वक्त ना गुजरा जब अश्वाई डोडा से कोई ना कोई MLA रियासती वजीर ना रहा हो, और कोई ऐसा दौर ना गुजरा जब यहां से MP मरकज में वजीर ना रहा हो। फिर क्या कारण है, क्यों कर है कि जो दिलीप सिंह जी ने काम गिरवाए वो 2014 के बाद ही होने थे, पहले भी तो हो सकते थे। यही पहाड़, यही बस्तियां, यही लोग, यही मजबूरियां, यही दुश्वारियां, ये सड़कें पहले भी तो बन सकती थी। लेकिन शायद वो जो तुष्टीकरण, क्षेत्रीय भेदभाव की राजनीति कि कहां करना है कहां नहीं करना, इसके बारे में भी सोच लिया जाता था, पहले से तय किया जाता था, उसका भी मनसूबाबंदी होती कि किसी इलाके को पसमानदा ही रहने हो, ताकि पुष्टदार पुष्ट वो सिर्फ वोट बैंक तक ही महदूद रहे। मोदी जी ने उस निजाम को बदला है, और ये उन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही कहा कि मेरा अव्वलीन फर्ज रहेगा कि जो तबके पिछड़ गए, जो इलाके पिछड़ गए, उनको तरक्की की राह पर ला करके बराबर की सतह पर लाएगा। तो मुझे खुशी है कि 10 सालों में वो काम हुए जो 40-50 साल पहले भी हुआ करते थे। मैंने कभी किसी पर जाती आज तक न टिप्पणी की है, तबसरा किया। हालांकि मीडिया वाले बड़े उकसाते रहते हैं, फलाने आपको गाली दी तो आप क्या कहेंगे, फिर सोचते हैं मैं भी गाली दूं, फिर उसको पूछे कि तुम्हें गाली कैसी लगी। मैं अक्सर उससे परहेज करता हूं, लेकिन हकीकत यह है
कि साबका बहुत से ऐसे एमपी और एमएलए यहां से गुजरे हैं जिनके घरों तक सड़कें पहुंचाने का काम पिछले 10 सालों में हुआ। और मुझे खुशी है कि ये काम करने का हिस्सा इस टोली के जिम्मे आया। ये परमात्मा का वरदान था और मोदी जी का आशीर्वाद था। और इसलिए इस बार का चुनाव महज एक चुनाव नहीं, एक बड़ा फलसफाना रंग इख्तियार कर चुका है। दूसरा, मैंने आपसे कहा था कि एक वजूहात से आज सुकून महसूस हो रहा है आपके सामने कि आज 6 अप्रैल का दिन भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस भी होता है, फाउंडेशन डे भी होता है। सौभाग्य से आज मुझे यहां रहना था, हालांकि इससे से कोई पहले से मंसूबा नहीं था। और इसकी इसलिए अहमियत है कि सन 1980 में जब आज से 44 वर्ष पहले, क्योंकि जनसंघ को जोड़ दिया गया जनता पार्टी में, और ये जनसंघ की ही खूबी थी कि जब डुअल मेंबरशिप का सवाल आया तो हमारे वजीरों ने काबीना छोड़ दी और फिर से एक दूसरे रंग में, दूसरे अवतार में जन्म लिया इस संगठन ने 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ। मुझे ठीक तरह से याद है, शायद पुराने लोगों को भी ख्याल होगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने अंदाज में, शायराना अंदाज में तकरीर करते हुए कहा था कि हिंद महासागर के किनारे खड़े होकर के मैं साहस करता हूं कहने का कि बादल छटेंगे, धूप निकलेगी, कमल खिलेगा। और ये कमल भी खिला। और फिर एक ऐसा दौर आया, इंदिरा जी की हत्या के बाद एक सिंपथी वेव एक तरफ चली तो हमारे सिर्फ 2 मेंबरान रह गए पार्लियामेंट, वाजपेयी जी और अडवाणी जी। और सारे के सारे मेंबरान उनका मजाक करते थे। कोई कहता था राम और श्याम आया, कोई कहता था सीता और गीता आई, कोई कहता था राधा कृष्ण आए। और एक बार एक मीडिया के मित्र ने पूछा कि कांग्रेस आपका मजाक करती है वाजपेयी जी, आपकी घटती हुई संख्या पर व्यंग किया जाता है, हंसते हैं। तो वाजपेयी जी ने कहा था कि आज कांग्रेस हमारी घटती हुई संख्या पर हंस रही है, एक दिन आएगा सारा हिंदुस्तान कांग्रेस की घटती हुई संख्या पर हंसेगा। और ये आज वो दिन है। और हमारा सौभाग्य कि तीसरी पीढ़ी में हमें वो दिन नसीब हुआ। और इसलिए आज स्थापना दिवस के अवसर पर यह मौका है उन हमारे 2 पीढ़ियों के नेताओं को, हमारे संस्थापकों को याद करने का, जिनके समर्पण की वजह से, जिनकी त्याग की वजह से ये पार्टी जिंदा रही और आज हम यहां बैठे। और यही ताकत है। मैं कल ही कह रहा था कि अक्सर मुझे अच्छा लगता है नौजवानों से संवाद करने, उनको कुछ अपना, आजकल तो सुनने को तैयार नहीं, कैप्टिव ऑडियंस ढूंढना पड़ता है एक उम्र के बाद। तो मैं कह रहा था कि आपने कभी सोचा 50 साल हमारी हुकूमत ना रही, ना मरकज में ना रियासत में, फिर भी पार्टी जिंदा रही। तो पार्टी इसलिए जिंदा रही कि हमारे पास ऐसे नेता थे, कहीं भी जाते इनको मंत्री बनाया जा सकता था, चाहे वो वाजपेयी जी थे, चाहे अडवाणी जी थे, पंडित प्रेमनाथ डोगरा थे, दया किशन कोतवाल जी थे। यहाँ पर ना सिर्फ सारी उम्र उन्होंने अपना फर्ज निभाया, बल्कि आतंक के दिनों में भी दीवार बनकर के खड़े हुए। तो शायद एक वक्त ये भी समझा जाएगा कि जब कश्मीर से पलायन हो गया, असवाई डोडा से नहीं हुआ, क्योंकि दया किशन कोतवाल जैसे लोग हमारे पास थे। और आज देखिए, मैंने कहा तर्क तथ्य तुलना करने से बात समझ जाती है। आज देखिए 10 साल हुए हैं कांग्रेस को पार्टी से बाहर आए हुए, अब वो ढूंढ रहे हैं, घर घर खटखटा आ रहे हैं दरवाजा। कभी एक पार्टी के पास जाते हैं हमें शामिल कर लो, कभी दूसरी पार्टी के पास जाते हैं, कभी शामिल कर लो, कभी बीजेपी के पास हमने छोड़ दिया, फिर उधर के फिर आज कांग्रेस में चले गए। क्योंकि ना इनकी कोई निष्ठा है, ना इनका कोई सिद्धांत है, ना इनका कोई उसूल है। और मैं जो बात अभी शक्ति जी कह रहे थे, दिलीप जी कह रहे थे कि कांग्रेस वाले आएंगे यहां मांगेंगे, ये तकसीम की सियासत इन्होंने की, हिंदुओं को मुसलमान के खिलाफ किया, मुसलमान को हिंदू के खिलाफ किया। माफ कीजिएगा, हम उसमें नहीं होते और कभी नहीं कहेंगे। मैंने 10 साल में बाहोश ये कोशिश की कि अगर कोई
कॉलेज एक ऐसे इलाके में खुलता है जहां से हमें भरपूर वोट मिला हो, तो उस इलाके में भी खुले कि जहां नहीं मिला हो। जब हमने स्पोर्ट्स स्टेडियम लाए तो अरनास में स्पोर्ट्स स्टेडियम एक रामबन जिला के नाम लाया, अरनास का हमारा लड़का ले गया, वो कांग्रेस का अपने एजाज, तो मेरे पास आया, कहता साहब आप नाराज तो नहीं हुए, कॉलेज में ले गया। मैं कहता देख तेरी पार्टी दूसरी, तूने वोट किसी और को दिया, लेकिन क्या तू इनकार कर सकता है कि एमपी तो तेरा मैं ही हूं। और इस तरह से मैं बरहाल में गया, क्यों हमने कोशिश की है कि मोदी जी ने जिस तरह से सोचा, बरहाल में गया, हमने वो मीटिंग लेनी थी ये जो दिशा की, तो हमारा एमएलए जब 2014 में जो गया था, उसका नाम नहीं पहले था मीर आजाद साहब का ही वो थोड़ा चेला था, तो वो आया नहीं मीटिंग में, झिझक करता हुआ। तो मैंने फोन लगाया, मैंने कहा भी दिशा मीटिंग के तुम मेंबर हो? तो बेचारा चले, कहता साहब मैं कहीं दूर था। तो क्या बात सुन, तेरी पार्टी अलग लेकिन एमएलए तू और एमपी में रहना इकट्ठे है, आना। उसने फिर दूसरे दिन आजाद साहब से कहा कि मुझे उसने डांटा, तो आजाद साहब ने मुझे कहा कि मुझे बड़ा अच्छा लगा आपने उसको डांटा। अगर हम भी ये तहजीब ना बदलेंगे तो जिस तरह से हमारी जहानत, हमारी मानसिकता को दूषित किया है कांग्रेस पार्टी ने 60-70 बरस तक, तो क्या यही हमारे बच्चों को भी हम विरासत में देंगे? अब कांग्रेस के कैंडिडेट, कल ही कोई कह रहा था कि चिराग के उस पार हिंदू बन जाते हैं, चिराग के इस पार मुसलमान बन जाते हैं, यानी सिर्फ एक दरिया का फासला है। तो कोई उनसे खुद तो पूछे कि आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं? लेकिन अल्लामा इकबाल ने कहा है कि मजहब ना चाहिए मुझे, ईमान चाहिए। वो मजहब में माने जिसमें ईमान ना हो, और जिसमें ईमान श्रेष्ठ हो उसमें सभी मजहब मौजूद है। तो इस बार के चुनाव के लिए खासतौर से चुनाव खित्ते में हम जहां एक और वो लोक हित की योजनाएं लेकर आए हैं, जिसमें बिना किसी फर्क के, भेदभाव के हर जरूरतमंद के पास मोदी जी का पैगाम पहुंचा है। विकसित घाड़े मोदी जी की गारंटी की गाड़ी पहुंची है, वहां साथ ही साथ एक समान, एक सतह पर पूरे मुआशरे की तरक्की करने का अहद भी है, और इसी अहद को हम आगे ले जाएंगे। अनेकों ऐसे छोटे बड़े काम हुए हैं। मिसाल के तौर पर सरकारी नौकरियों में इंटरव्यू हुआ करते थे, खत्म कर दिए। मोदी जी ने लाल किले से कहा, इत्तेफाक से मेरा ही महकमा था, जब खत्म करने का वक्त आया मुझे दिल्ली को टेलीफोन आने लगे, साहब ये क्या कर रहे हैं, अपने लोगों को कहां लगाना है। मैं भी थोड़ा सा असमंजस में पड़ गया कि अपने लोग भाई दूसरे लोग कौन से हैं, लेकिन बाद में समझ में आया कितना बड़ा गुनाह और कितना बड़ा पाप कर रहे थे। 4 नौजवानों की नौकरी लगानी हो रिश्वत लेकर के या भाई भतीजा बात करके, उसके बदले में 400 लड़के रह जाते, तो कितना बड़ा गुनाह था। और यकीन जानिए 2016 में हमने वो कानून लाया, यहां पर बाद में लागू हुआ, उसके बाद से जहां जहां मैं जाता हूं गरीब लड़के आकर शुक्रिया अदा करते हैं। और इसलिए ये एक ऐसा मौका है, और इसी से हर माता के दिल में आज ये हौसला जागा है कि मेरा बेटा भी अगर मेहनत करे, तो खासतौर से जब उसने देखा कि मोदी जी रेलवे प्लेटफॉर्म से उठे, चाय बेचते 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 वहां पहुंच गए, तो हमारी मां के दिल में भी हौसला जागा कि मेरा बच्चा भी अगर मेहनत करे तो मुल्क के बड़े से बड़े ओहदे तक पहुंच सकता है। जरूरी नहीं है कि इंदिरा गांधी का ही बेटा हो। और ये हौसला हर मां के दिल में, ये स्वप्न देखने का साहस हो, यही लोकतंत्र का असली भाव है। और इसका एहसास हमें 60-70 वर्ष के बाद होने वाला है, और इसलिए हम उस एहसास को बनाए रखने के लिए इस बार चुनाव में उतर रहे हैं। और ये जो तरक्की का कारवां, जो मोदी के नेतृत्व में जो विकास यात्रा है, उसका हम हिस्सा बन रहे हैं। मोदी जी ने तो वजीर आजम बन जाना है, उनको कोई रोक नहीं सकता। पहली बार मैंने वो मंजर देखा, और मैंने कल अपने साथियों को बताया कि मैं चल रहा था रास्ते में, एक बुजुर्ग हेडमास्टर साहब, उन्होंने मुझे रोका, तो कहा डॉक्टर साहब अपने कारकुनों को थोड़ा सा दबाओ, 400 पार नहीं करना क्या। और वो महानुभाव किसी सियासी जमात से उनका ताल्लुक नहीं, सियासत से दूर दूर तक लेना नहीं,
रिटायरमेंट के बाद अदब और अदीब में वो उतरा है, लेकिन उनको ये फिक्र हमसे ज्यादा कि भाई आप मोदी की पार्टी के क्या आप पूरी मेहनत कर रहे हैं कि नहीं। मैंने कहा ये पहली बार ऐसा मंजूर हुआ, वरना बीजेपी जाके या कांग्रेस जाके अपने लोगों में आह्वान करती है, यहाँ लोग हमें आह्वान कर रहे हैं। लिहाजा कहने का मुराद ये कि मोदी जी ने तो प्रधानमंत्री बनना ही बनना है, जून महीने में उनका हलफ भी हो जाना है तीसरी बार, लेकिन ये परख हमारी है, इम्तहान हमारा, हमारे जमीर का, हमारी अंतरात्मा का, कि क्या हमने, हमारा क्या योगदान रहा, हमारी क्या भूमिका रही, ताकि जब मोदी जी इस बार तीसरी बार बैठे तो उनकी विजय माला में हम भी कह सके कि भद्रवाह की खूबसूरत वादियों से एक फूल हम ये भी लेकर आए। ये जो कामों का सिलसिला ये जारी रहेगा। सड़कें बनी हैं, बहुत बनी है, मैं नहीं कहता सब बन चुकी हैं, और भी बनेगी, नई बस्तियां बनेगी, आज के गांव कल के शहर होंगे, आज के जंगल कल के शहर बन जाएंगे, नए लोग बसेंगे, जहां बसेंगे वहां जरूरतें भी होंगी, सड़कों की भी, मकानों की भी, और इसीलिए तो ये सिलसिला बना है, ये व्यवस्था बनी है। लेकिन इतना जरूर है कि मोदी जी के आने के बाद ये सिलसिला जारी है। दिलीप जी ने 2-4 बातों की बात की, मुझे खुशी है कहते हुए, छत्रगला का टनल कई बरसों से कहा जाता था कि बनना चाहिए, लेकिन किसी ने इसको तवज्जो नहीं। दिलीप जी ने ये बात उठाई, बड़ी मुश्किल से फाइल तैयार की गई, इसका कोई सर्वे करने को तैयार नहीं था। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं तफसील में, क्योंकि अदरवाइज क्या होता है कि मेमोरेंडम दे दिया, फोटो खिंचा दिया, बाद में कुछ नहीं हुआ। लेकिन कितनी मुशक्कत होती है इसके पीछे। फिर बीकन्स है, बीआरओ का एक अदारा, उसने इसका सर्वे किया, इसकी डीपीआर बनाया, लेकिन उसके बाद वो कह लगे साहब हम बना नहीं सकते, 4000 करोड़ का टनल, हमारे पास इतना पैसा नहीं। हम पहुंचे नेशनल हाईवे अथॉरिटी, उन्होंने कहा साहब हमारे पास उसकी टेक्नोलॉजी नहीं, ये तो बीआरओ की है, तो आप कोई सिक्योरिटी कारण हो तो हम बना दें या उनको कहें। फिर आखिरकार इधर उधर 3-4 साल लग गए, आखिरकार गडकरी साहब की मेहरबानी से अब ये मंजूर हुआ कि अगली बार भारतमाला में उसको शामिल कर दिया जाएगा। इसको बनने में हो सकता है कई साल लग जाए, 6 साल 7 साल, लेकिन आने वाली नस्लें याद करेंगी। ये ऑल वेदर रोड होगी, यहां से आप लखनपुर सीधा चले जाएंगे, डोडा से और भद्रवाह से होता वो डलहौजी पहुंचेगा। मैं कह रहा था उस दिन कि एक दिल्ली में डीएनडी है, एक यहां पे भी डीएनडी होगा, डोडा टू डलहौजी तो है वो 3-4 घंटे में। और दूसरा ये जो हाईवे इस तरफ से चंबा वाला है, इसके लिए काल जुगाड़ के टनल का वो भी बन चुका है, डीपीआर वो भी बन चुका है, और इसका डीपीआर अभी बन रहा है। ये जब टनल बनेगा तो आपका लगभग चंबा जाने का 2 घंटे का सफर कम हो जाएगा। और जब आमोद बढ़ती है तो रोजगार भी बढ़ता है, उसके साथ तजारत भी बढ़ती है, और उसके साथ तरक्की भी आती है, और वो सिलसिला जारी है। और मुझे खुशी है कि क्योंकि जैसे मैंने कहा, अगर पिछड़ा आप याद नहीं करेंगे तो आपको समझ नहीं आया। 2014 से पहले ये आलम था कि डोडा से भद्रवाह आए हो तो मन में ये खौफ रहता कि पीछे से हल्की सी पस्सी आ गई तो 6-7 घंटे लग जाएंगे उसको साफ करने। और ऐसा हुआ हमारे साथ। एक बार मैं यहाँ 2013 में था, युवा मोर्चा के कार्यक्रम में आया हुआ, हल्की सी बारिश लगी, मैंने कहा बेटा आप काम करो मैं चलता हूँ। बोले सर नहीं कुछ नहीं होगा। मैं कहा कुछ नहीं होगा, 3-4 घंटे वेस्ट हो जाएंगे। और वाकई मेरे जाने के 1.25 घंटे बाद यहाँ हल्की पस्सी आ गई। आज वो मलमल की तरह सड़क बनी हुई है। तो ये बात इसलिए भी कहनी जरूरी है कि 10 सालों में एक नई पीढ़ी परवान चढ़ी है जो इस बार फर्स्ट टाइम वोटर है। उनको बहकाने और गुमराह करने की भी कोशिश हो रही है, लेकिन वो तर्क से बात करते हैं और उनको तर्क से समझाना है, और वोट भी उनके साथ तर्क के साथ। जब हम युवा कार्यकर्ता थे कहा जाता था कि साहब किसी पार्क में चले जाओ, बुजुर्ग को घुटने दबाओ, कहो भाई वोट देना, वो जाके अपने परिवार के वोट दिलवा देगा। आज वो जमाना नहीं रहा। बाप अपने बेटे को कहता है तो बेटा कहता है पिताजी आपको क्या पता, ये देखो मेरे पास ये फेसबुक पे है, कैसा दुष्ट आदमी है जिसकी आप सिफारिश कर रहे हैं। आज का की वोटर है ये नौजवान, तब का की वोटर था एल्डर सिटीजन। और हमने चूंकि 70% आबादी उनकी है, उनके मुस्तकबिल उनके नजरिए को देख करके चल रहा है, और ये वोट उन्हीं की नजर भी होगा। क्योंकि मोदी जी अक्सर बात करते हैं सन 2047 के हिंदुस्तान की, जब हिंदुस्तान अपनी आजादी की 100वीं सालगिरह मनाएगा, और उस वक्त आज का नौजवान यही 18 वर्ष के बच्चे उसके निर्माता कहलाएंगे। परमात्मा ने इनको वरदान दिया, वो अपना भरपूर योगदान दे सके ये उनको। और इसलिए
लंबी बात ना करते हुए मैं आखिर में सिर्फ इतना गुजारिश करूंगा कि 19 अप्रैल को सुबह 10 बजे तक 11 बजे तक हम सब अपने अपने वोट डाल दें। जैसे मैंने कहा, मोदी जी ने तो वोट बनना ही बनना है, लेकिन हम ये कहने के काबिल हों कि आपकी विजयमाला में एक फूल भद्रवाह की खूबसूरत वादियों से भी हम लेकर के आएगा, ताकि आगे के काम करने में हमें और साहस रहे अपने मुतालबे रखने का। और हमारी जो मशीन है उस पर तीसरा नंबर रहेगा हमारा भारतीय जनता पार्टी का इस बार। तो तीसरा नंबर और उम्मीदवार भी आपका तीसरी बार आपके सामने खड़ा है। और जो एक सज्जन जो गलती कर बैठे हो 2 बार ना देने की, वो उनको सुधारने का मौका भी है। और मैं हकीकत बयान करने वाला इंसान हूं। मैं कल एक ऐसी जगह था जहां भागपुर नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट मिला करता। मैं कोई देखो, आपका कसूर नहीं है, कसूर हमारा है। 2014 में हम आए, हमारे बारे में तरह तरह की बातें की जाती है कि आपकी खुराक बदल देंगे, आपका ये करेंगे, वो करेंगे, और हमें भी कहने का कोई हक, क्योंकि 50-60 साल हमें किसी ने हुकूमत में रहने का मौका नहीं दिया। तो हमारे बारे में जो गलत फहमी थी वही लोग सच बैठे। लेकिन अब आपने 10 साल में देखा कि ऐसा कुछ नहीं, बल्कि हमने ज्यादा नया इंसाफ पसंदी से काम किया है निस्बतन उन लोगों के जो हमारे बारे में इस बातें करते हैं। और आज मुआशरे का हर तबका इस बात को कबूल कर रहा है, स्वीकार कर रहा है। इसलिए तीसरे नंबर को तीसरी बार, और इतनी भारी संख्या में अगली की सारी लाइनों में हमारी माताएं बहनें नारी शक्ति बैठी है। तो एक आपकी इजाजत से एक और गुजारिश रखनी है। अक्सर उस दिन हमारा काम ज्यादा युवा मोर्चा के जिम्मे पड़ता है कि आप सबको पहुंचाओ। वैसे तो इस बार ऐसी व्यवस्था हुई है कि 85 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनके घरों में भी वोट पड़ जाएंगे, पोर्टल के जरिए डीसी डलवाएगा, या जो नहीं पहुंच सकते बाकी हमारे कारकुन उसमें रहते हैं। लेकिन आपको देख करके मुझे एक हौसला हुआ कि आप हमारा काम आसान कर सकती है, सिर्फ आप, क्योंकि कोई ऐसी हमारी बहन नहीं जिसके कंट्रोल में कम से कम 6 मर्द ना हो। अगर आप सुबह कुंडा लगा के उनको बाहर भेज दें और कहेंगे पानी का घूंट तब मिलेगा जब वापस आके काली उंगली पे निशान दिखाओगे, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। हमारे वर्कर्स को कुछ नहीं करना पड़ेगा। 6 मर्दों की जिम्मेवारी है। औसतन अगर एक हमारी बहन ले ले तो समझिए 100% वोट 11 बजे तक हमें पहुंच जाएगा। इसी हौसले के साथ, इसी संकल्प के साथ और इसी यकीन के साथ मैं आपने इंतजार किया। आपका बहुत बहुत